हेलो दोस्तों, मैं मयंक पाठक आप लोगों के अपने इतिहास के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं और मेरी ये कोशिश है कि मैं इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से मैंने जो जहाँ तक अपना ज्ञान अर्जित किया है वो मैं सब आप लोगों को दूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में क्या है, कैसे क्या हुआ, वो सब मैं आप लोगों को आज बतलाऊंगा। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मत अनुसार आधुनिक भारत के इतिहास को हर युग में बांटा है। किसी ने यूरोपीय कंपनी के आगमनों से बांटा है, तो किसी ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो ये सब इतिहासकारों का अपना मानना है कि वो अपने सुविधा अनुसार उन्होंने इतिहास का विभाजन किया है। बट हम लोग को आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर कालीन मुगल शासक। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये क्या हुआ था इस दिन? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमद नगर। क्या हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में इसे आधुनिक इतिहास का प्रारंभिक युग माना गया है। जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तरकालीन मुगल भारत आए, उनमें से कुछ ऐसे थे औरंगजेब के पुत्र जिनके बीच संघर्ष होता है, और हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन भारत हो, तो उसमें बेटा अपने पिता की ही हत्या करके शासक बनता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन आया था, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और ये उत्तरकालीन मुगल शासक इतने कमज़ोर किस वजह से हो गए, वो भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगलों के पतन के कारण। ठीक है, मुगलों के पतन के कारण बात करेंगे कि मुगलों का पतन आखिर किस रीजन से हुआ। बात करेंगे मुगलों के पतन के कारण। आखिर मुगल के पतन का क्या कारण था? तो इसमें 2 तरह के गुट बने हुए थे। हम लोग बात करेंगे प्रथम गुट, और एक हम लोग बात करेंगे द्वितीय गुट। इस तरह के गुट बने थे। इस प्रथम गुट में क्या क्या थे और इसमें कौन कौन थे, इनका क्या मानना था कि किस वजह से मुगल के पतन के कारण हुए। तो इसमें अगर हम लोग स्टार मार्क देके अगर देखें, मैं आपको इसको दूसरे स्लाइड पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ
मिटाकर। 1 मिनट। प्रथम गुट। इसमें क्या थे? इनमें पहला नाम आता है, तो हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब की नीति कैसी क्या थी जिसके कारण मुगल का पतन हुआ, जो इनका मानना है, यदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा और लिवरपूल का। तो इसमें पहला आता है धर्मांधता। धर्मांधता, ठीक है। दूसरा है मुगल राजपूत संबंध। और तीसरा है दक्कन नीति। ये इनका मानना था, क्योंकि औरंगजेब असहिष्णु था, ये धर्म में विश्वास नहीं रखता था और ज़बरदस्ती सबको चाहता था कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। ये इसकी नीति थी। मुगल से राजपूत के भी संबंध अच्छी स्थिति नहीं रह पाए थे और दक्कन की भी कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से ये इनका मानना है कि ये मुगल के पतन का कारण है। ये प्रथम गुट की बात हो गई और अब हम लोग यहाँ पे दूसरी गुट की बात करते हैं। द्वितीय गुट। द्वितीय गुट में कौन कौन थे? तो इसमें पहला नाम आता है सतीश चंद्र। दूसरा नाम आता है इरफान हबीब। तीसरा नाम आता है अतहर अली। चौथा नाम आता है शिरीन मसूदी। आदि। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। मुगल साम्राज्य का पतन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी, जिसके कई उदाहरण हैं। कई उदाहरण है। ये इनका मानना था कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी, जिसके कई उदाहरण हैं। वो उदाहरण क्या क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। मैं इसको मिटाकर उस उदाहरण के बारे में उस पर चर्चा करता हूँ। और आज मेरा फर्स्ट क्लास है तो
मेरे पास अभी उतनी सुविधा मौजूद नहीं है, इसकी वजह से मुझे। तो हम लोग अब द्वितीय गुट की बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर द्वितीय गुट का क्या मानना है। इसमें पहले थे कौन कौन, तो वो हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोगों को बात करना है कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल थे, किस वजह से, कई उदाहरण थे। जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें पहला एग्जाम्पल आएगा नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो ने 1739 को भारत पे आक्रमण किया था। इसका आक्रमण, इसी में इसका उत्तराधिकारी था अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। आक्रमण और यूरोपीय कंपनियां भी इसी में शामिल हो जाएंगी। यूरोपीय कंपनियां, दूसरा जजिया कर पुनः लागू। साम्राज्य बड़ा था, तो केंद्रीय प्रशासन स्थिर नहीं था। तो हम लोग जानते हैं कि अगर साम्राज्य बड़ा हो तो थोड़ा चलाने में कठिनाइयां आती हैं, तो ये सब भी स्थिर नहीं। और एक लास्ट कारण हम लोग ये भी, एक और ऐसे कारण हैं जो मतलब कि हम लोगों ने देखा है कि जो भी मुगल शासक थे, अकबर से लेकर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी वगैरह जो भी थे, तो उन्होंने कभी मतलब दक्षिण भारत में, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। जैसे ये दक्षिण भारत का जो भी एरिया जो यहाँ से शुरू होता है, ये सब, ये यहाँ पे क्या है, समुद्र है, आप लोग जानते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपीय कंपनी का, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। यूरोपीय जो आए थे, वास्को डी गामा, वो समुद्री रास्ते से होते हुए केरल पहुंचे थे, कालीकट केरल पहुंचे थे, कालीकट। तो हम लोगों ने मतलब मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरियां ये रही कि उन्होंने कभी समुद्र पे कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी नौसेना शक्ति शून्य थी। और वही जो अंग्रेज आए, इनकी नौसेना शक्ति काफी ऊपर थी मुगल के अकॉर्डिंग।
मुगल के अकॉर्डिंग काफ़ी ऊपर थे। तो इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं मुगल ने नौसेना में, तो ये भी एक कारण में माना जा सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, बट हमें कुछ इम्पोर्टेंट कारणों के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। और इसके बाद शुरू होता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मैं उसके बारे में कल बात करूंगा, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। उसमें हुआ क्या था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की पुत्र थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम जो थे उस समय काबुल में थे वो, और आजम जो थे वो गुजरात में थे, और कामबख्श वो बीजापुर में थे। तो यही तीनों पुत्र के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जिसको हम लोग जाजाऊ का युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी में मुअज्जम और आजम और कामबख्श के बीच लड़ाई होती है। जो मुअज्जम था वो उस उत्तराधिकार का, मुअज्जम और आजम के बीच जाजाऊ का युद्ध होता है 1707 ईस्वी में। और हम लोग जानते हैं कि इसमें मुअज्जम जीत जाता है। फिर वो मुअज्जम जो था वो अपने एक और भाई कामबख्श को भी हराकर, वो 1709 ईस्वी में कामबख्श को हराकर, यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन मुगल भारत का सम्राट बना। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम ये सबसे वृद्ध व्यक्ति था जो मुगल का राजा बना था, मुगल का शासक बना था। 63 वर्ष की अवस्था में ये राजा बना था। तो हम लोग इसके बारे में कल बात करते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट से हम लोग मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम से होते हुए जहांदार शाह से होते हुए हम लोग आगे की जो भी सम्राट आए थे उसके बारे में बात करेंगे। फर्रुखशियर आए, जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर आए। फर्रुखशियर के बाद वो उसमें क्या क्या हुई, सैयद बंधुओं का क्या क्या उसमें रोल रहा, जिनको किंग मेकर के नाम से हम लोग जानते थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्रुखशियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला आए, जो 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक वो ये हुआ शासन किया। और उसी के बीच में मुगल की जो भी कमजोरियां थी वो सामने दिखने लगी। उसी समय नादिर शाह का आक्रमण भी हो गया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आए। अहमद शाह के समय अब्दाली का आक्रमण हुआ था भारत में, तो उससे और मुगल शासक कमजोर होते गए। उसके बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आए। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय आए थे, जो बक्सर के युद्ध में वो शासक थे। शाह आलम द्वितीय के बाद हमारे जो मुगल सम्राट आते हैं वो आए थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद हमारे जो अंतिम मुगल सम्राट बनते हैं वो आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है, जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था। तो हम लोग ऐसा करते करते धीरे धीरे शासक के बारे में हम लोग पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।